2 मई 2022 के दिन पटना शहर के फुलवारी शरीफ गांव में सुबह सुबह एक लड़का अपने घर में उठा और जैसे वो अपने कमरे से निकलकर अपने लिविंग रूम में गया, उसे वहां अपने पिता की लाश फर्श पर पड़ी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा और रोते रोते बाहर आया। उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उस लाश को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोस्तों, अब ये लाश किसकी थी और यहाँ क्या कुछ हुआ था, ये बताने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शहनाज और जफरुद्दीन की है। पटना के नजदीक फुलवारी शरीफ में शहनाज पढ़ लिख कर बड़ी हुई तो उसकी शादी की बात उसके घर वाले करने लगे। बिहार के लखीसराय में शहनाज के घर के लिए एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया, जिसका नाम जफरुद्दीन था, जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था। जफरुद्दीन सऊदी में अच्छा पैसा कमा रहा था, इसलिए शहनाज के पिता को अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता एकदम परफेक्ट लगा। दोनों के घर वालों की रजामंदी से धूमधाम से शादी कर दी गई। कुछ साल बाद ही दोनों के 2 बेटे हुए। इसी दौरान जफरुद्दीन सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर भारत आ जाता है और नोएडा में नौकरी करने लगता है। कुछ ही रोज बाद जफरुद्दीन बीवी बच्चों को भी नोएडा में बुला लेता है और किराए का मकान लेकर यहीं रहने लगता है। 2 साल बाद 3 मई 2022 को ईद थी। जफरुद्दीन और उसकी बीवी शहनाज ने ईद अपने परिवार वालों के साथ मनाने के लिए फुलवारी शरीफ जाने का फैसला लिया। दरअसल जफरुद्दीन ने शहनाज के कहने पर फुलवारी शरीफ में अपना भी एक घर बनवा रखा था, क्योंकि शहनाज अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, उसे अपने मायके के पास ही रहना था और जफरुद्दीन भी नौकरी की वजह से ज्यादातर समय देश से बाहर ही रहता था, इसलिए वो भी शहनाज की ये जिद आसानी से मान जाता है। जफरुद्दीन, शहनाज, उसके दोनों बेटे, जिसमें से एक की उम्र 10 साल की थी और एक की 4 साल की थी, ये चारों यहाँ नोएडा से दिल्ली आए और इन्होंने दिल्ली से पटना के लिए फ्लाइट पकड़ी और अपने उसी घर में चले गए जो यहाँ जफरुद्दीन ने बनवा रखा था। खैर, अब ये पूरा परिवार 1 मई के दोपहर होते होते पटना पहुँच चुका था और जब इन्होंने अपना वो घर खोला तो ये घर अंदर से बहुत ज्यादा गंदा था, क्योंकि ये काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। फिर सभी ने मिलकर इसकी साफ सफाई करी। शाम होते होते जफरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न वो मार्केट से जाकर थोड़ा सा सामान वगैरह ले आए। रोजा इफ्तार के बाद उसने अपने बड़े बेटे को अपने साथ लिया और सामान लेने के लिए बाजार निकल गया, जबकि घर में उसकी पत्नी शहनाज और उसका छोटा बेटा मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो सामान लेकर वापस अपने घर आता है और फिर रात में सभी ने एक साथ मिलकर खाना खाया और इसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जब 2 मई की सुबह सभी उठे तो जफरुद्दीन के सबसे बड़े बेटे ने ही सबसे पहले अपने पिता की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई देखी, जिसके बाद आसपास के इलाके में हल्ला मच गया। सभी इस घर के अंदर देखने आने लगे कि आखिर इस घर के अंदर हुआ क्या था और जफरुद्दीन को आखिर किसने मारा। खैर, अब तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अंदर घुसी। पुलिस ने अंदर से सारे सबूत उठाए और जफरुद्दीन की लाश भी उठाई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और यही सबूत उठाते उठाते उनको यहाँ जफरुद्दीन की लाश के पास ही एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि ढक्कन से बंद था। और जब पुलिस ने इस कुकर को ध्यान से देखा तो उनको पता चला कि यही मर्डर वेपन है, क्योंकि ये पूरी तरह से जफरुद्दीन के खून से सना हुआ था। उसके ऊपर जफरुद्दीन के सर के बहुत सारे बाल लगे हुए थे, क्योंकि इसी कुकर से जफरुद्दीन के सर पर हमला किया गया था और उसका सिर पूरी तरह से कुचल दिया गया था। जी हाँ, इतनी बेरहमी से जफरुद्दीन को मारा गया था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे तक जफरुद्दीन को पहचान नहीं पा रहे थे। सिर्फ कपड़ों के बिहाफ पर ही यहाँ जफरुद्दीन को पहचाना गया। खैर, अब यहाँ से पुलिस की पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में सबसे पहले पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा कि क्या किसी ने रात को यहाँ से आते जाते किसी को देखा या फिर किसी ने कोई आवाज सुनी, तो सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद अब घर के अंदर से ही लोगों को उठाना स्टार्ट किया गया और उनसे पूछताछ स्टार्ट की गई। सबसे पहले यहाँ किसी और से नहीं बल्कि जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज को बैठाकर उससे पूछताछ की गई और उसने बताया कि रात को सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने गए। जफरुद्दीन और मैं एक साथ अपने कमरे में सो रहे थे। फिर रात को तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुली, क्योंकि बाहर लिविंग रूम में खटपट की आवाज आ रही थी। ये आवाज सुनकर तुरंत मैं अपने रूम से बाहर निकली और लिविंग रूम में गई। वहाँ मैंने देखा कि 2 लोग जिन्होंने नकाब पहना हुआ था वो जफरुद्दीन के साथ लड़ रहे हैं। असल में ये दोनों लोग चोरी करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इससे पहले कि वो चोरी कर पाते जफरुद्दीन की यहाँ आंख खुल गई और वो उन चोरों के साथ ही भिड़ गए। खैर, जब शहनाज मौके पर पहुंची तो वो भी जफरुद्दीन की मदद करने के
के लिए बीच लड़ाई में कूद पड़ी, लेकिन उन चोरों ने शहनाज को भी नहीं बख्शा। उसके भी सर पर 2 बार वार किए और उसके गले में जो सोने की चैन थी उसे तोड़कर उन चोरों ने शहनाज को एक नशीली दवाई सुंघाई, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। जिसके बाद उसे होश तभी आया जब उसका बड़ा बेटा सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और उसने शोर मचाना शुरू किया। जब उन दोनों बेटों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि उनको रात को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अगर ऐसी आवाज सुनाई देती तो उनकी आंख जरूर खुल जाती। इधर पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को शहनाज पर शक होने लगा था, क्योंकि जफरुद्दीन के घर के अंदर आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। एक ही दरवाजा था जहां से लोग या तो अंदर आ सकते थे या बाहर जा सकते थे, लेकिन उस दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं से ये दरवाजे के ताले को तोड़ा गया है या फिर कुंडी को तोड़ा गया हो, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मली बंद था। और जब शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हो सकता है हम रात को अपना मेन गेट बंद करना भूल गए हों। इसके अलावा पुलिस को एक बात और अजीब लग रही थी, क्योंकि घर का सारा सामान घर में ही मौजूद था। सिर्फ एक चेन के अलावा और कोई आइटम चोरी नहीं किया गया था। सिर्फ एक चेन के लिए क्या 2 चोर यहाँ घुसेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। और क्या सिर्फ एक चेन के लिए ही वो एक मर्डर भी कर देंगे? ये भी संभव नहीं लग रहा था। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब जफरुद्दीन जाग गया चोरी करते टाइम और वह उन चोरों के साथ लड़ पड़ा और उन दोनों चोरों ने प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन के ऊपर हमला किया और उसकी पत्नी को भी नशीली दवाई देकर उसको भी जमीन पर लेटा दिया। अब वो दोनों जो उस घर में चोरी होने से रोक सकते थे, वो ही दोनों यहाँ जमीन पर लेट चुके थे। तो चोरों ने और सामान की चोरी क्यों नहीं की? उनके पास तो पूरा टाइम था। ये बात सोचने वाली थी और यही बात पुलिस के भी जहन में आई कि घर का और सामान चोरी क्यों नहीं हुआ, सिर्फ एक चेन को छोड़कर जो कि शहनाज ने गले में पहनी हुई थी। अब सीधे तौर पर पुलिस का शक यहाँ शहनाज यानी कि जफरुद्दीन की पत्नी के ऊपर हो चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था जिसके बिहाफ पर वो शहनाज को पकड़कर उससे पूछताछ कर सके। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने शहनाज का फोन मांगा, जिसके बाद शहनाज ने तुरंत अपना आईफोन निकालकर पुलिस के हाथों में सौंप दिया। और ये आईफोन किसी और ने नहीं बल्कि जफरुद्दीन ने ही तकरीबन 3 महीने पहले शहनाज को गिफ्ट दिया था। जब पुलिस की साइबर सेल ने इस फोन को खंगाला तो उनको इसमें कुछ अजीब नहीं मिला। सब जाने पहचाने नंबर थे और ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसके ऊपर पुलिस शक कर सके। अब यहाँ पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। अब पुलिस को पता था कि शहनाज ऐसे तो टूटने वाली नहीं है। अगर उसने कुछ किया भी होगा तो भी यहाँ वो नहीं बताएगी। इसलिए पुलिस ने शहनाज के बजाय उसके दोनों बेटों से पूछताछ की और फिर छोटे बेटे ने पुलिस को बताया कि मम्मी एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करती हैं। एक तो उसने पुलिस को दे दिया था, दूसरे के बारे में उसने पुलिस को बताया ही नहीं था। और जब पुलिस को पता चला कि शहनाज के पास 2 मोबाइल फोन है तो वो तुरंत शहनाज के पास गए और उस पर दबाव डालकर उन्होंने वो दूसरा मोबाइल फोन भी निकलवा लिया। पुलिस ने जब दूसरा फोन साइबर सेल को दिया तो उस फोन के बारे में जो जानकारी पुलिस को मिली उससे शहनाज की सारी काली करतूतें पुलिस के सामने आ गई। उस फोन के अंदर जो सिम कार्ड था वह किसी कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था और उस फोन से सिर्फ और सिर्फ कमाल उर्फ नन्हे से ही बात की जाती थी। अब यहाँ सारा केस साफ हो चुका था। ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर हम प्रेम प्रसंग का भी कह सकते हैं। 27 जून 2022 के दिन शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और इन दोनों को आमने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ की गई। पहले तो शहनाज इधर उधर बात को घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो शहनाज और नन्हे ने सारी कहानी पुलिस को बताई। शहनाज ने बताया कि जब वो 5वीं क्लास में थी, उम्र करीब 13-14 साल, इसी छोटी उम्र में शहनाज की कमाल नाम के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के से दोस्ती हो गई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्कूल में फैल गई। धीरे धीरे ये बात स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंची तो दोनों के माँ बाप को बुलाया गया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग दी गई। इसके बाद भी दोनों नहीं माने तो स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के बाद शहनाज ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया और इधर कमाल पढ़ाई छोड़ देता है। अब क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ चुका था तो उसे कोई काम धंधा करना था और यही चीज सोचकर उसने बिजली की कारीगरी सीखी और वो एक इलेक्ट्रीशियन बन गया और शहनाज के ही गाँव में काम काज करने लगा। समय के साथ साथ दोनों बड़े हो रहे थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि शहनाज बड़े घर से थी और कमाल छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन। इसी बीच शहनाज के घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया और जल्द ही उसकी शादी जफरुद्दीन से कर दी गई। चूँकि जफरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी करता था तो उसका ज्यादा वक्त विदेश में रहना होता था, तो शहनाज शादी के बाद भी कमाल से मिलने जुलने लगी। अब कोई रोक टोक नहीं थी। सऊदी अरब में कमाए पैसों से जफरुद्दीन ने ससुराल के करीब में जमीन खरीद कर घर बनाया ताकि बच्चों की ठीक से परवरिश हो सके। अब
शहनाज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ बाप से अलग अपने घर में रहने लगी, बिल्कुल आजाद, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला था। कमाल और शहनाज दोनों का प्यार बढ़ने लगा। कमाल प्यार से शहनाज को शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ बोलता था। बिग बॉस वाले शहनाज सिद्धार्थ की तरह। पति विदेश में था और यहाँ ये दोनों अपने भविष्य की प्लानिंग करने लगे। कमाल की शादी नहीं हुई थी। कमाल डेली शहनाज के घर में आता जाता था। छोटा बच्चा तो कमाल को अब्बू कह के बुलाने लगा था। धीरे धीरे बड़ा बेटा समझदार होने लगा और वो सब कुछ देख रहा था। एक दो बार बेटे ने फोन पर जफरुद्दीन को कमाल और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में बताया। जफरुद्दीन परेशान रहने लगा। शहनाज और जफरुद्दीन के बीच इसी बात को लेकर खूब झगड़ा भी हुआ। जफरुद्दीन ने शहनाज को बहुत समझाया, लेकिन उसके सिर पर इश्क का भूत सवार था। वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं थी। परेशान होकर जफरुद्दीन ने सऊदी अरब की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब से आकर जफरुद्दीन नोएडा में नौकरी करने लगा और ये भी फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ नोएडा में ही रहेगा ताकि कमाल से शहनाज का पीछा छूट जाए। इतना ही नहीं, उसने शहनाज के पटना जाने पर भी रोक लगा दी। इसी तरह 2 साल गुजर गए और जफरुद्दीन को लगा कि कमाल शहनाज का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। जफरुद्दीन ने बीवी को आईफोन दिया था तो वो बीच बीच में शहनाज का मोबाइल भी चेक करता था, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला। तो जफरुद्दीन और भी इत्मीनान में था। वो खुश था। उसे यकीन हो चला था कि शहनाज का रिश्ता खत्म हो चुका है। लिहाजा उसने इस बार की ईद अपने घर में यानी फुलवारी शरीफ में मनाने का फैसला किया। लेकिन जफरुद्दीन को यह जानकारी नहीं थी कि शहनाज के पास एक दूसरा मोबाइल फोन भी था जो वो अपने शौहर से छुपाकर इस्तेमाल करती थी। शहनाज को ये फोन किसी और ने नहीं बल्कि कमाल ने ही दिया था। वो कमाल से अकेले में बातचीत किया करती थी। इसी दौरान दूसरे मोबाइल से बेखबर जफरुद्दीन ईद मनाने परिवार समेत फुलवारी शरीफ जाने की तैयारी करने लगा। शहनाज ने कमाल को ये बात बता दी कि वो परिवार समेत पटना आ रही है और इस बार हर हाल में जफरुद्दीन को रास्ते से हटाना है। जिसके बाद परिवार पटना पहुंच गया और जब जफरुद्दीन शाम में शॉपिंग करने पटना चला गया, उसी दौरान शहनाज ने कमाल को घर में बुला लिया और एक कमरे में छुपा दिया। जब शॉपिंग करके जफरुद्दीन घर वापस आता है तो सभी साथ में बैठ के खाना खाते हैं, पर आज शहनाज किसी भी कीमत में नहीं चाहती थी कि जफरुद्दीन उसके बेडरूम में सोए। शहनाज उसे ड्राइंग रूम में सुलाना चाहती थी ताकि उसका काम तमाम किया जा सके। लिहाजा प्लानिंग के तहत जैसे ही जफरुद्दीन सोने के लिए अपने बेडरूम में आया तो शहनाज उससे लड़ना शुरू कर दी। लिहाजा जफरुद्दीन भी गुस्से में आ गया और अनजाने में ही सोने के लिए बाहर लिविंग रूम में चला गया। रात को मौका देखकर शहनाज ने अपने घर में छुपे हुए कमाल को बुलाया और उसे मर्डर वेपन के रूप में प्रेशर कुकर दिया और कहा कि यही एकमात्र सहारा है जो जफरुद्दीन को हमारे बीच से हटा सकता है। और यहाँ कमाल ने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि दर्जनों वार किए जफरुद्दीन के सर के ऊपर और उसका काम तमाम वहीं कर डाला। इस मौत की वारदात को लूट की शक्ल देने के लिए शहनाज ने अपने गले की चेन कमाल को दे दी और फिर वहाँ से कमाल को भगा दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने शहनाज और कमाल को गिरफ्तार कर लिया। एक अंधे प्यार के चलते जफरुद्दीन के दोनों बेटों के सिर से बाप का साया उठ गया। शहनाज और कमाल इस समय पटना के जिला जेल में बंद हैं और कोर्ट में उनकी सुनवाई जारी है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे देश की मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुर्डे के कत्ल की है। इत्र और फोटोग्राफी की शौकीन मोनिका गुर्डे दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी, पर उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी यही खूबसूरती एक दिन उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। उनकी जिंदगी की आखिरी रात की कहानी बेहद ही खौफनाक थी। कातिल ने न सिर्फ उनका शारीरिक तौर पे रेप किया बल्कि घंटों तक उन्हें अश्लील वीडियो दिखाकर मानसिक रूप से भी उनका रेप करता रहा। तो क्या है कहानी उस खौफनाक काली रात की और कौन है वो कातिल? सब कुछ बताऊंगी आज के इस एपिसोड में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेहद खूबसूरत 48 साल की मोनिका गुर्डे मूलतः महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली थी और उनके पिता एक रिटायर्ड जज थे। मुंबई स्थित जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड आर्ट से मोनिका ने फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स भी किया था। मोनिका को बचपन से ही परफ्यूम्स का शौक था, लिहाजा फोटोग्राफी की पढ़ाई के दौरान मोनिका को इत्रों के बारे में भी काफी नॉलेज हो चुकी थी। वे इत्र की खुशबू से ही उनकी कीमत, क्वालिटी और ब्रांड के बारे में अपने दोस्तों को बता देती थी। लेकिन उस वक्त मोनिका ने ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर वो देश की सबसे बेहतरीन परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर भी उभरेंगी।
कॉलेज के बाद मोनिका मुंबई को छोड़कर बेंगलुरु चली जाती हैं और वहां फोटोग्राफी में अपना करियर तलाशना शुरू कर देती हैं। बेंगलुरु में उनकी मुलाकात भारत राम अमृतम से हुई, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। धीरे धीरे उनकी ये मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। हालांकि उन दोनों की उम्र के बीच का फासला तकरीबन 20 साल का था। सन 2004 में मोनिका घुर्डे ने भारत राम अमृतम से लव मैरिज कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली और सन 2015 में पति से वाद विवाद के चलते वो अकेले रहने लगी थी। पति से अलग होने के करीब 1 साल बाद यानी जून 2016 में मोनिका ने गोवा के कलंगूट बीच के करीब सन गोल्डा स्थित सपना राज वैली सोसाइटी में 3 बेडरूम का एक फ्लैट लिया और फिर वो अकेली उसी फ्लैट में रहने लगी। मोनिका का काम बेहद अच्छा चल रहा था। एक तरफ जहां उन्हें फोटोग्राफी का एक्सीलेंस अवार्ड मिला, तो वहीं दूसरी तरफ इत्र के बिजनेस में नाम कमाने की वजह से उनकी शोहरत हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड तक जा पहुंची। मोनिका को परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े लोग लेडी ऑफ स्मेल के नाम से भी जानने लगे थे और उस समय वो एक सेलिब्रिटी के तौर पर अपना जीवन जी रही थी। अपने नए घर में शिफ्ट होने के करीब 5 महीने बाद 6 अक्टूबर 2016 की सुबह जब मोनिका की मेड काम पर आई तो मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला। मेड काफी देर तक डोरबेल बजाती रही, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। मेड को लगा शायद मैडम गहरी नींद में है। ये सोचकर मेड ने फिर मुंबई में रह रहे मोनिका के भाई को फोन किया और उसे सारी बात बताई। इसके बाद मोनिका के भाई ने मोनिका के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन यहाँ भी मोनिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर उसका भाई बगल में रह रही एक पड़ोसन को कॉल करता है, जिसके पास मोनिका के घर की डुप्लीकेट चाबी थी और उससे घर का दरवाजा खोलने को कहता है। मोनिका की पड़ोसन जब डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसकी चीखें निकल गईं। मोनिका के बेडरूम में मोनिका की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मोनिका के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे और उसकी कमर के नीचे कोई भी कपड़ा नहीं था। मोनिका की पड़ोसन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस पूरे कमरे की तलाशी लेती है तो पुलिस को यहाँ एक चीज बेहद अजीब लगती है। घर में कोई भी सामान बिखरा नहीं था और न ही दरवाजे पर किसी तरह की फोर्सफुल एंट्री का निशान था। यानी कि क्राइम सीन को देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि जिसने भी मोनिका का कत्ल किया है उसे मोनिका अच्छी तरह से जानती थी। पुलिस ने सपना राज वैली में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ भी की। लोगों ने बताया कि न तो उन्होंने मोनिका के चिल्लाने की कोई आवाज सुनी और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते हुए देखा। इधर जानी मानी मोनिका गुर्डे की इस दर्दनाक हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें जानकारी मिली कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और मौत का समय तकरीबन रात के 2 से 3 के बीच का था। पर इस रिपोर्ट में एक बात और गौर करने वाली थी और वो ये थी कि कातिल ने मारने से पहले मोनिका का बलात्कार किया था। इसके बाद पुलिस को लगा कि शायद ये किसी तरह के लव अफेयर का मामला हो, इसलिए पुलिस मोनिका के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से इस बारे में पूछताछ करती है, पर यहाँ से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस मोनिका के हस्बैंड से भी बात करती है, पर उनसे भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से मोनिका के फ्लैट की छानबीन करती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को कुछ खास हासिल तो नहीं होता, पर किचन में कुछ अंडों के छिलके और बेडरूम में मोनिका के पर्स पर नजर जरूर जाती है। खास करके पर्स की बात करें तो एक पुलिस वाले को पर्स को देखकर कुछ शक हुआ, क्योंकि पर्स में एक भी रुपए नहीं थे और न ही कोई डेबिट कार्ड, जबकि उस पर्स में डेबिट कार्ड के कुछ बिल जरूर पड़े थे। उस पुलिस वाले को ये बात खटकी, जिसके बाद पुलिस वाले ने मोनिका के डेबिट कार्ड का पता लगाने के लिए बैंक जाकर जांच पड़ताल की। वहां उसे पता चला कि 6 अक्टूबर के दिन ही पणजी से 4 किलोमीटर दूर सुबह सुबह इस डेबिट कार्ड का प्रयोग किया गया था, जबकि 6 अक्टूबर की सुबह ही मोनिका की लाश उसके कमरे से मिली थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मरने का समय रात के 2 से 3 का था। तो सुबह में ये पैसे किसने और क्यों निकाले? इन सवालों के साथ ही पहली बार पुलिस को इस केस में कोई क्लू मिला था। अब पुलिस तुरंत उस एटीएम पर पहुंचती है जहां से पैसे निकाले गए थे।
एटीएम के सीसीटीवी की जब जांच की गई तो पता चला कि एक लड़का मोनिका के डेबिट कार्ड से पैसे निकाल रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए उस लड़के की फोटो निकलवाई और फिर पुलिस वो फोटो लेकर सपना राज वैली पहुंची, जहां रहने वाले लोगों ने उस लड़के को पहचान लिया। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि ये लड़का पहले यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। इसका नाम राजकुमार सिंह है और कुछ महीनों पहले ही मोनिका ने इस पर चोरी करने का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। अब पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा था। कातिल के रूप में सिक्योरिटी गार्ड था और कत्ल के पीछे की वजह भी थी। पुलिस ने जब सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि राजकुमार पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था और पहले भी चोरी की वजह से उसे कई बार काम से बाहर निकाला गया था। लेकिन पुलिस के पास ये जानकारी नहीं थी कि राजकुमार रहता कहाँ है, क्योंकि राजकुमार का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए पुलिस इंतजार करने लगी कि नेक्स्ट टाइम जब राजकुमार डेबिट कार्ड का प्रयोग करेगा तभी उसे पकड़ा जा सकता है। कत्ल के 2 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार ने बेंगलुरु शहर में वापस से उस डेबिट कार्ड का प्रयोग किया और कुछ पैसे निकाले। इस बात की सूचना तुरंत बैंक वालों ने गोवा पुलिस को दी। इसके बाद गोवा पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से बात की, उन्हें सारा केस समझाया, साथ ही राजकुमार का फोटो भी दिया और उनसे उस सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द पकड़ने में मदद मांगी। जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस उस एटीएम के आसपास के सभी होटलों में राजकुमार का फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू कर देती है। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक होटल के रिसेप्शनिस्ट ने राजकुमार का फोटो देखकर उसे पहचान लिया और पुलिस वालों को बताया कि ये लड़का उनके यहाँ ही रह रहा है, लेकिन इस वक्त वो बाहर गया हुआ है। इसके बाद सादी वर्दी में पुलिस वाले होटल के रिसेप्शन एरिया में बैठकर राजकुमार का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही राजकुमार होटल में वापस आता है, पुलिस वाले उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने के बाद जब राजकुमार से पुलिस वाले मोनिका गुर्डे के कत्ल के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो अपना गुनाह आसानी से कबूल लेता है। पर जितनी ही आसानी से उसने अपना गुनाह कबूल किया था, उतना ही ज्यादा खौफनाक उसका कबूलनामा था, जिसे सुनकर सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए थे। राजकुमार ने अपने कबूलनामे में बताया कि जून 2016 में जब पहली बार मोनिका घर देखने सपना राज वैली सोसाइटी आती है तो उस समय राजकुमार ही वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था और उसने ही मोनिका को फ्लैट खोलकर दिखाया था। इस दौरान उसकी थोड़ी बहुत बातचीत भी मोनिका से हुई। मोनिका की खूबसूरती और उसकी मीठी बोली राजकुमार के दिल को छू लेती है। कहीं न कहीं पहली ही नजर में राजकुमार को मोनिका से प्यार हो जाता है, लेकिन उसे पता था कि सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से वो कभी मोनिका को पा नहीं सकता। इसके बाद जब मोनिका उस फ्लैट में रहने के लिए आती है तो राजकुमार घर का सामान शिफ्ट कराने में उनकी हेल्प करता है। मोनिका यहाँ अकेली रहती थी और ये बात राजकुमार को अच्छे से पता थी, इसलिए वो अक्सर किसी न किसी हेल्प के बहाने मोनिका से मिलने उसके फ्लैट में जाने लगा। जैसा कि सभी की सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए गाड़ियां धुलते हैं, वैसे ही यहाँ भी राजकुमार सोसाइटी की सभी गाड़ियों को धुलता था अपनी कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए। एक दिन उसने मोनिका से उसकी गाड़ी की धुलाई की इजाजत मांगी। राजकुमार की नीयत से अनजान मोनिका ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमार डेली सुबह सुबह कार की चाबी लेने के बहाने मोनिका के फ्लैट में पहुंच जाता था। इसके कुछ दिनों बाद मोनिका की गाड़ी में रखी एक छतरी खो गई। मोनिका को अच्छे से याद था कि उसने आखिरी बार छतरी गाड़ी में ही रखी थी और गाड़ी की चाबी उसके अलावा सिर्फ राजकुमार के पास ही होती है, इसलिए उसे राजकुमार पर शक हुआ। जिसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड के रूम यानी कि जहां राजकुमार रहता था वहां की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोनिका की छतरी राजकुमार के रूम में ही मिली। राजकुमार की ये चोरी मोनिका को पसंद नहीं आई और उसने राजकुमार की सिक्योरिटी कंपनी में उसके खिलाफ कंप्लेन करके उसे नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि राजकुमार ने वो छतरी प्यार की निशानी के तौर पर चुराई थी, पर वो ये बात मोनिका से कह नहीं पाया। मोनिका के ऐसा करने की वजह से राजकुमार के दिल में मोनिका के खिलाफ गुस्सा और नफरत भड़कने लगी। उसने कई बार मोनिका से माफी भी मांगने की कोशिश की, पर मोनिका ने उसे कभी माफ नहीं किया। कुछ दिन तक तो राजकुमार काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसका मन अभी भी मोनिका पर ही अटका हुआ था। 2 अक्टूबर की शाम को वो वापस सपना राज वैली सोसाइटी में एक खौफनाक मंसूबे के साथ आया, लेकिन उसने देखा कि मोनिका की गाड़ी जहां खड़ी होती थी
वहाँ नहीं है। वो समझ जाता है कि अभी मोनिका अपने घर में नहीं है। इसके बाद वो सपना राज वैली की छत पर जाकर छुप जाता है और मोनिका के लौटने का इंतजार करने लगता है। राजकुमार बिना कुछ खाए पिए वहीं छत पर छुपकर इंतजार करता रहा और रोज रात में वो छत से उतरकर मोनिका की गाड़ी को देखने आता था, जिससे उसे पता चल सके कि मोनिका वापस आई या नहीं। 5 अक्टूबर की रात 8 बजे राजकुमार नीचे गाड़ी देखने आता है तो वहाँ मोनिका की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी देखकर राजकुमार समझ चुका था कि उसका इंतजार अब खत्म हुआ। इसके बाद राजकुमार मोनिका के दरवाजे की घंटी बजाता है और जब मोनिका दरवाजा खोलती है तो राजकुमार उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। इससे पहले मोनिका कुछ समझ पाती, राजकुमार फट से अपनी जेब से चाकू निकालकर मोनिका के गले पर रख देता है और उससे कहता है कि अगर वो चिल्लाएगी तो वो उसे मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए मोनिका राजकुमार की बात मान लेती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और मोनिका को उसके बेडरूम में ले जाकर उसके बेड पर लिटा देता है और फिर उसके दोनों हाथ बेड से बांध देता है। बांधने के बाद राजकुमार मोनिका से पैसे मांगता है। इस पर मोनिका कहती है कि मेरे पर्स में जो भी पैसे हैं ले लो। मोनिका के पर्स से राजकुमार को लगभग 4000 रुपए मिले। इसके बाद राजकुमार और पैसे मांगता है। तब मोनिका उससे कहती है कि मेरे पर्स में एक डेबिट कार्ड है, उससे तुम एटीएम जाकर जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो। मोनिका ने उसे अपना एटीएम पिन भी बता दिया। उसे लगा शायद पैसे की लालच में राजकुमार एटीएम चला जाए और फिर वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगी, पर राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद मोनिका शोर ना मचा सके इसलिए राजकुमार मोनिका के मुंह में कपड़े ठूस देता है। फिर वो किचन में जाकर खाने पीने का सामान खोजने लगता है क्योंकि वो 2 दिन से भूखा प्यासा छत पर छुपा हुआ था। उसने सबसे पहले फ्रिज से पानी निकालकर पिया, फिर फ्रिज में रखी सारी चॉकलेट और आइसक्रीम खाई और फिर 2 अंडे बनाए और उसे भी खाया। ये सब वो बड़े ही इत्मीनान से कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ मोनिका अकेले रहती है। रात 12 बजे के बाद वो वापस मोनिका के बेडरूम में गया और फिर मोनिका से उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछा। मोनिका ने मोबाइल का पासवर्ड भी दे दिया, जिसके बाद उसने मोनिका के मोबाइल पर अश्लील वीडियो के साइट्स को ओपन करके उसे घंटों तक दिखाया और फिर उसने घंटों तक मोनिका का रेप किया। रात करीब 2:30 बजे राजकुमार का मन जब मोनिका से भर जाता है तब उसने मोनिका के मुंह को तकिए से दबा दिया। उसने मोनिका के मुंह पर तब तक तकिया दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई और फिर रात करीब 3 से 3:30 के बीच वो मोनिका के बाथरूम में नहाया और वहां से निकल गया। राजकुमार का पूरा बयान लेने के बाद गोवा पुलिस उसके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करती है और फिर उस पर रेप, मर्डर और लूटपाट का केस लगाकर कोर्ट में पेश करती है। इस मामले की अभी भी निचली अदालत में सुनवाई जारी है, इसलिए राजकुमार को अब तक कोई ठोस सजा नहीं सुनाई गई है। हालांकि वो अभी जेल में है और उसके छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसे सन की मानसिकता वाले राक्षस लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल जाती तो ज्यादा अच्छा हो।